Hello students, so I'm back with another session of KVPY SX series. Hopefully you have enjoyed this series till now, and let's see what we are going to cover today. Before that, for those who are new to this series, my name is Vikas Agarwal and these are my credentials. I've done BTech in Aerospace Engineering in the year 2008 from IIT Kharagpur, and after that I came into the teaching field. This is the KVPY schedule that we are following. Every Sunday we release 8 videos, 4 corresponding to S series and 4 corresponding to SX series. Of course, there have been 1 or 2 Sundays where we were not able to release videos uh, due to some issues with our team. One team member was down, so we could not upload the videos. So, but in any case, this is the general schedule that we are going to follow. So you can take a note of this and you can stay connected with us. ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं मैं इसके बारे में बताता हूं। तो आज हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ करने वाले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, ठीक है, एक ऐसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए जो कि इसके बिना करने जाएं अगर तो हो तो जाते हैं लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो एक तो हम इसको कवर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि सिमिलर चीज हम ग्रेविटेशन के लिए भी लिख सकते हैं और एक ग्रेविटेशनल प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है वो हम कवर करेंगे। इस क्वेश्चन पर आईआईटी जेईई एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और मैंने ये देखा है कि बच्चे इस आइडिया से बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होते। उनको अगर क्वेश्चन भी करके दिखा दिया जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होने वाला है, तब भी एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस रहती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। मैं कोशिश करूंगा उस गैप को फिल करने की, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना तो आ ही जाए, साथ में तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस सेशन का फ्लो कैसे कर रहने वाला है, तो सबसे पहले मैंने तुमको टॉपिक्स बता दिए हैं कि इस सेशन के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इस सेशन के अंदर मैं कौन से क्वेश्चंस कवर करूंगा या मैं जो थ्योरी पढ़ाऊंगा उससे कौन से क्वेश्चन तुम लोग खुद अपने आप कर सकते हो, वो मैं क्वेश्चंस पहले दिखा देता हूं। ठीक है, तो तुम ये भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कर दो और पहले उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, अगर तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो बिना इस सेशन को देखे तो तुम्हें इस सेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो या क्वेश्चंस को करने में टाइम बहुत लगा देते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें मैं कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स बता रहा हूं जिनसे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। देन यू शुड वॉच दिस सेशन, और ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहले ट्राई करना चाहिए ताकि तुम ये अप्रिशिएट कर सको कि तुमने इस सेशन से क्या सीखा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूं। इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी प्रेजेंट होंगे इसी सेशन के अंदर, या फिर इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लेक्चर पीडीएफ होगा, उसके अंदर मिल जाएंगे सारे आंसर्स। ठीक है, और मैं टीजर्स दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, तो 2 टीजर नहीं, मैं एक टीजर दूंगा, यहाँ पे 2 टीजर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं 1 टीजर कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस सेशन के अंदर आई विल गिव यू 1 टीजर नॉट 2। ठीक है, so let's begin guys, let's begin. So I'll first show you the question. So this is a question from Irodov. I'm pretty sure that you have heard the name of the book. You can pause the video here, you can try this question. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि बुक का सोर्स क्या है, तुम्हें पता है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो आंसर भी कहाँ मिलेगा तुम्हें पता है, ऑल्दो इस सेशन के पीडीएफ में भी आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी विल एड्रेस। ठीक है, देन वट एवर आई एम टीचिंग यू उसको यूज करके तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो। पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन सिमिलर कॉन्सेप्ट हम ग्रेविटेशन में लगाएंगे। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रोडो दैट वी कैन एड्रेस। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट केम इन जेईई एडवांस 2015 पेपर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी थ्योरी से एड्रेस होगा। So these are the questions that we are going to cover in today's session, and I'm going to give you a teaser also, which will be different from all these questions. ठीक है, तो टीजर देखने के लिए you have to jump to the end of the section, अगर to the end of the video if you are wanting to see the teaser right now. तो स्टार्ट करते हैं गाइस, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं स्टार्ट इस बात से करता हूं कि इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है। ठीक है, मतलब कैसे क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की जरूरत पड़ती है। तो मैंने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले किया था, ठीक है, क्या था उसके अंदर, उसके अंदर ऐसा था कि स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और जो डेंसिटी थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, जो चार्ज डेंसिटी थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो चार्ज डेंसिटी थी वो रेडियस का फंक्शन थी। ठीक है, मतलब कि एक सर्टेन जगह से विच वी कॉल एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां से आर डिस्टेंस पे डेंसिटी जो थी उसका कुछ हमको फंक्शन दे रखा था। ठीक है, यानी कि अगर मैं और थोड़ा सा इस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को फिजिकल सिचुएशन में कन्वर्ट करूं, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये इधर जेड ले लेते हैं, दैट इज द यूजुअल नॉर्म, एंड इधर वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ से आर डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, तो आर डिस्टेंस पे जो एक स्फेयर बनेगा, ठीक है, डी आर थिकनेस का मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लेट से ρ1 है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ तो डेंसिटी है, इसको मान लेते हैं कि ये डेंसिटी जो है ρ1 है।
तो अब अगर मैं अगली लेयर बनाऊंगा, ठीक है, जैसे डी, और नेक्स्ट लेयर की अगर बात करूं, तो इस नेक्स्ट लेयर की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो स्लाइटली डिफरेंट होगी, ठीक है, मतलब ये जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर की चार्ज डेंसिटी स्लाइटली डिफरेंट होगी। लेट मी कॉल दिस एज रो टू। सो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट रो इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। अलग अलग रेडियस पे अलग अलग डेंसिटी मिलेगी, लेकिन सेंटर से या ओरिजिन से हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम डेंसिटी मिलेगी। तो मेरी इन बातों का मतलब पहले ग्रास्प करो। अगर अब ये नहीं समझ में आई है तो 10 सेकंड पीछे जाओ एंड अगेन वॉच द वीडियो, ठीक है, कि क्या मतलब है रो एज अ फंक्शन ऑफ आर का। तो ऐसे केसेस में हमसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये हमको दे दिया जाता है, ठीक है, ये हमको दे दिया जाता है और हमसे बोला जाता है कि चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ आर क्या होगा वो निकालो, ठीक है। तो बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ नहीं पता हो तो बच्चे इस क्वेश्चन को ना कर पाए, ऐसा नहीं है, कर लेते हैं, लेकिन ना उसमें टाइम बहुत लग जाता है, कई बार सोल्यूशन काफी लेंदी हो जाता है, और कई बार क्योंकि लेंदी सोल्यूशन करते हैं तो मिस्टेक का स्कोप भी ज्यादा रहता है, ठीक है, और बच्चे कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते इतना लंबा प्रोसीजर करना एग्जाम में, ठीक है। तो जो प्रोसीजर बच्चे करते हैं इसको निकालने के लिए, मैं वही प्रोसीजर करके दिखा रहा हूं, लेकिन मैं उसको ना एक रूल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, दैट्स अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करेंगे। तो अभी हमारा प्रॉब्लम, मतलब विल डिराइव द रिलेशनशिप एंड देन विल यूज इट। तो अभी हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न है ई एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, ये पता लगाना। तो इसके लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू और व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू डू इज दैट वील सेलेक्ट अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। हम एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए गॉस लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पेक्यूलियर सी गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने वाला हूँ। यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे हम एक स्फेयर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में हम सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कैसी गॉसियन सरफेस लेंगे, यहाँ पे हम स्फेयर ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। बट ये जो आर रेडियस का स्फेयर है, ध्यान से सुनना, ये गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है, मैं बता रहा हूँ हम क्या लेने वाले हैं, मतलब कि गॉसियन सरफेस एक वॉल्यूम को एनक्लोज करती है, और उस वॉल्यूम की जो बाउंड्री होती है उसको हम सरफेस कहते हैं। सरफेस का ये मतलब होता है कि एक वॉल्यूम को हम एनक्लोज कर देंगे और उस वॉल्यूम की जो बाउंड्री होगी उसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये कौन सी सरफेसेस से बाउंडेड है, किन के बीच में ट्रैप हो रही है, दे बिकम आर गॉसियन सरफेस। यानी कि ये जो तुम्हें एक आर रेडियस का स्फेयर नजर आ रहा है और एक ये जो आर प्लस डी आर रेडियस का स्फेयर नजर आ रहा है, ठीक है, इनके बीच की वॉल्यूम को मैं यूज करना चाहता हूं, यानी दिस इज माय गॉसियन वॉल्यूम टू से, आई एम नॉट सेइंग यूजिंग द वर्ड सरफेस नाउ, ठीक है, दिस इज माय गॉसियन वॉल्यूम। इसकी जो बाउंड्रीज हैं दे बिकम माय गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पे मैं आई एम प्लानिंग टू अप्लाई गॉस लॉ इन दिस रीजन, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट, ठीक है। तो यहां पे मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो अब नोटिस करो कि इस गॉसियन सरफेस को भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, जैसे दिस इज सरफेस वन विच इज द स्मॉलर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड वन, ठीक है। तो इसके अंदर वी आर क्लेमिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, और यहां से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स लिख रहा हूं, लाइक, ठीक है, देखो, अगर मैं फाई एस वन लिख रहा हूं तो मैं माइनस लिखूंगा उसको और ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर लिखूंगा। ये ई कौन सा है, ये ई है जो आर डिस्टेंस पे मिलने वाला है, ठीक है। और जो सेकेंड सरफेस थी, ठीक है, उससे क्योंकि फ्लक्स आउटवर्ड था, ठीक है, तो हम लिखेंगे ई इंटू आर प्लस डी आर। अब ये नोटिस करना कि यहाँ पे जो ई यूज होगा वो वाला होगा जो आर प्लस डी आर पे मिलने वाला है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर पाई आर प्लस डी आर के स्क्वायर से। ये दोनों इक्वेशंस बहुत ही क्रिटिकल है, इनको मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है, इनको ध्यान से देखो हमने क्या किया है, ठीक है। आई गो बैक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू थी उसको मैं ई आर से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ई आर से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस एरिया से विच इज फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो कि डिफरेंट होगी यहाँ से, उसको मैं ई आर प्लस डी आर लिख दे रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इस सरफेस एरिया से फोर पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है हमारी गॉसियन वॉल्यूम से, ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा फाई एस टू प्लस फाई एस वन। तो यहां से नोटिस करो कि फोर पाई तो कॉमन आ जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ ई इंटू आर प्लस डी आर,
इंटू आर प्लस डी आर का स्क्वायर। नोटिस करना ये जो आर प्लस डी आर है ये फंक्शन का है, मतलब कि आई एम जस्ट टेलिंग कि ई हमें इस जगह का यूज करना है, ठीक है। तो और अगेन इसी तरह से ई आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया नेट फ्लक्स, ठीक है। नोटिस करो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ऑफ, और दिस इज डेल्टा ऑफ दिस प्रोडक्ट ई आर स्क्वायर प्रोडक्ट, चेक करो, ठीक है। ये है ई एट आर प्लस डी आर इंटू आर प्लस डी आर का स्क्वायर, ये है ई एट आर इंटू आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये जो, अगर मैं इसको एक क्वांटिटी की तरह डिफाइन कर दूं, ई आर स्क्वायर प्रोडक्ट को एक क्वांटिटी की तरह डिफाइन कर दूं, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू हम आर प्लस डी आर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम आर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस ले ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस डिफरेंस टू बी प्रीटी स्मॉल, तो इस डेल्टा को मैं डी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैथमेटिकल पॉइंट है ये, ठीक है। सो दिस इज माई नेट फ्लक्स, ठीक है। अब मैं अगर गॉस लॉ के बेसिस पे राइट हैंड साइड लिखने को कोशिश करूं, तो राइट हैंड साइड होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, उसके लिए ये वॉल्यूम कितना होगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, ये वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये रो कौन सा होगा, ये रो वो होगा जो आर डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। आई थिंक वी आर देयर, जो हम फाइनल रिजल्ट निकालना चाहते थे, वी आर ऑलमोस्ट देयर। देखते हैं कैसे। तो अभी तक हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला है 4 पाई इंटू डी ऑफ ई आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमने निकाला है रो विच इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। एंड देन वी हैव 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, जैसे ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर एंडिंग अप विथ इज दिस, ठीक है। दिस आर स्क्वायर कैन बी टेकन ऑन द अदर साइड, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर ऑफ ई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये है differential form of Gauss law, लेकिन there is a point that I would like to highlight here, that this is applicable, ठीक है, this is applicable when rho is a function of r only, मतलब कि रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि कैसे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, सपोज मैंने एक स्फेयर ऐसे बना दिया और इसको मान लो मैंने दो हाफ में डिवाइड कर दिए, और अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इस जगह पे मान लो डेंसिटी रो 1 थी, ठीक है, और इस जगह पे सेम डिस्टेंस पे दूसरे हाफ में डेंसिटी रो 2 थी, यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ आ रहा है। सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से हर जगह पर हमें सेम डेंसिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, तब हम ये यूज कर सकते हैं। या अगर ये कांस्टेंट है तो भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट होना भी एक तरह की रेडियल सिमेट्री है, तो कांस्टेंट के केस में यूज कर सकते हैं। अगर रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि ये वाली सिचुएशन है जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है, अगर ये सिचुएशन होती है तो एलएचएस इतना छोटा नहीं होता, फिर एलएचएस में और भी टर्म्स आती हैं, ठीक है। वो चीजें तुम सीखोगे अगर तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स करोगे कॉलेज में जाके, तब सीखोगे, और भी टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं फिर, ठीक है। अभी के लिए हमारे लिए इतना काफी है, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई अर्ज यू टू लर्न दिस, आई अर्ज यू टू लर्न दिस, ठीक है। अच्छा, इसी का प्रॉपर वर्जन, ये तो मैंने भी एक स्पेशल केस के लिए डिराइव कर दिया है, कॉन्सेप्ट वाइज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये तो हमने कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यू कैन से एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया, इस तरह कॉन्सेप्ट आल्सो, यस वी राइट दिस कॉन्सेप्ट एज del of E vector is equals to rho by epsilon naught. This is, you can say, the more encompassing form of this equation, ठीक है। ये del एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो कि हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें मैं उनको बता रहा हूँ जिनको ये चीजें थोड़ा सा बैकग्राउंड जिनके पास है, अदरवाइज यू कैन टोटली यू कैन चूज टू इग्नोर दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुम कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, दिस विल स्टिल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और ये इसका एक डेरिवेटिव है, मतलब कि एक फॉर्म है अप्लाइड टू अ स्पेशल केस व्हेन रो इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, ठीक है। यही चीज किस में कन्वर्ट होती है, अगर मान लो रो एक्स वाई जी का फंक्शन हो, एक्स वाई जेड का फंक्शन है अगर रो, ठीक है, तो यही फॉर्मूला फिर कन्वर्ट हो जाता है इस पे। गाइस आई नीड सम स्पेस, आई जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यस। सो ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, जैसे अगर डेंसिटी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो डेल ऑफ ई बिकम्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई
प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई जेड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा एंड देन द इक्वेशन विल बिकम रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म भी यूज करते हैं अगर डेंसिटी एक्स वाई जेड का फंक्शन गिवन हो, या उल्टा हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड का फंक्शन गिवन हो और हमें डेंसिटी निकालने को बोल दिया जाए। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। अगेन यू शुड लर्न दिस ऑल्सो। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने बताई हैं अभी तक याद करने के लिए। ठीक है, एक है ये, दिस इज द फॉर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी इसमें इफ डेंसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ आर, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी इसमें अगर डेंसिटी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके गिवन है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके गिवन है। ठीक है, अगेन इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेशन करना भी बहुत आसान है, मतलब कि ये भी मैं डेराइव करके दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, तो इस वाले के लिए वी आर सेइंग कि डेंसिटी जो होगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जो हम गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे वो गॉसियन सरफेस हम एक क्यूबॉइडल सेलेक्ट कर लेंगे, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस को यहाँ थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस में देखो ये लेंथ dx को रिप्रेजेंट करेगी, ये लेंथ dy को रिप्रेजेंट करेगी और ये लेंथ dz को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हमारा इरादा है इस क्यूबिकल या इस क्यूबॉइडल वॉल्यूम से नेट आउटवर्ड फ्लक्स को लिखना। ठीक है, तो पहले दो फेसेस पे फोकस करते हैं, वहां से फिर हम बाकी के चार फेसेस का भी रिजल्ट निकालेंगे। तो इस फेस पे फोकस करते हैं और इस फेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा ही पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में मान लूंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू ई ऑफ एक्स प्लस डी एक्स मान लेते हैं। नोटिस करो कि एक्स एक्सिस हमने इस डायरेक्शन में ले रखी थी, देयरफॉर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा और यहाँ पे इस पूरी सरफेस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस पेयर से, ठीक है, इसको मैं पेयर लिख देता हूं और एक्स मतलब ये जो सरफेस है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस पेयर का जो फ्लक्स निकल के आएगा वो आएगा E इंटू एक्स प्लस डी एक्स इंटू दिस एरिया, ये वाला एरिया। अब ये एरिया डी वाई इंटू डी जेड है, राइट। ठीक है, माइनस 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 क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव फ्लक्स देगा, अंदर की तरफ जा रहा है। तो E इंटू एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये हो गया ई एक्स प्लस डी एक्स माइनस ई एक्स। ठीक है, दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, ये पूरी चीज हो गई। लाइकवाइज अब तुम देखो ये ट्रेंड, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ ई एक्स। चेक करो, ये डी ऑफ ई एक्स हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दूसरा पेयर बनेगा, जो वाई डायरेक्शन में पेयर बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा डी ऑफ ई वाई। ठीक है, डी ऑफ ई वाई इंटू डी एक्स डी जेड। ठीक है, और जो z डायरेक्शन का पेयर बनेगा, यानी कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो दो सरफेसेस होंगी उससे जो पेयर बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा ऐसे, क्लियर है। तो जो नेट फ्लक्स हम लिखेंगे, नेट फ्लक्स जो लिखेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा डी ई एक्स, ठीक है, इंटू डी वाई डी जेड प्लस डी ई वाई इंटू डी एक्स डी जेड प्लस डी ई जेड इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल एच एस। ठीक है, और आर एच एस में हम क्या लिखेंगे, आर एच एस में हम लिखते हैं क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, क्यू एनक्लोज हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे जो भी डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आर एच एस। अब तुम देख लो, जब तुम इस एल एच एस को इस आर एच एस से इक्वेट करोगे तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है डी एक्स डी वाई डी जेड का, इसको हम एल एच एस की साइड ले जाएंगे, इस साइड ले आएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी ऑफ ई एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस डी ऑफ ई वाई बाय डी वाई प्लस डी ऑफ ई जेड, ठीक है, बाय डी जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो नोट करने वाली है, मैंने यहाँ पे सिंबल्स डी डी यूज कर लिए हैं, बट जब हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, जब हम ये वाला कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने डी एक्स डी वाई मतलब वाई में चेंजेस और जेड में चेंजेस को इग्नोर कर रखे थे। मतलब हमने यही मान रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वेरिएशन है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर चेंज हो भी जाएगा तो भी इस वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, विच मीन्स कि यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स वाले सिंबल यूज कर लेने चाहिए। ठीक है, सो अगेन
ये डेरिवेशन मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट, एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट तो नहीं है, ठीक है, बट इट गिव्स यू अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, हाउ वी आर अराइविंग एट दिस रिलेशनशिप, राइट? So I hope you have imbibed these versions of Gauss law, very useful versions, ठीक है? You will realize when you attempt these questions. तो अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो डेंसिटी है वो है रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर, दैट मीन्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, ठीक है? तो इसमें हमसे कह रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, इनसाइड और आउटसाइड दोनों निकालो, ठीक है? तो पहले इनसाइड के लिए वर्क करते हैं, ठीक है? तो इनसाइड के लिए हम क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ व्हेन रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो इससे अब मैं नेक्स्ट स्टेप में, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटा करके लिख दिया है सो दैट वी हैव स्पेस फॉर सॉल्विंग। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट दैट डी बाई डी आर ऑफ ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस आर स्क्वायर को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये बन जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये देखो 1 माइनस आर बाय आर इंटू आर स्क्वायर, ये मैंने रो बाय एप्सिलॉन लिख के आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस बिकम्स रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर, ठीक है? तो ये आ गया। अब इस डी आर को इस तरफ लाके इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि डी ऑफ ई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर इंटू डी आर, ठीक है? दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इससे क्या आएगा? लेट्स हैव अ लुक एट दैट गाइस, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, लेट्स सी, ठीक है? तो ये आ जाएगा ई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट एंड देन दिस विल बिकम आर क्यूब बाय 3 माइनस आर रेज टू पावर 4 बाय 4r प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जितने भी केसेस होते हैं रेडियल सिमेट्री वाले, इसमें एक बात तुम्हें थंब रूल की तरह याद रख सकते हो कि सेंटर पे फील्ड जीरो आना ही चाहिए, ठीक है? थंबनेल नहीं, थंब रूल, ठीक है? तो थंब रूल ये है कि E एट R इक्वल टू जीरो विल बी जीरो, इसको यूज कर लेते हैं। अगर मैं R को जीरो डाल देता हूँ और E को जीरो डाल देता हूँ तो C की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ से हमने C को जीरो प्रूव कर दिया, यानी कि अब हम E को लिख सकते हैं रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो r बाय 3 माइनस आर स्क्वायर बाय 4r, ठीक है? सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बाहर भी निकालो, तो बाहर निकालना तो बहुत आसान है। बाहर कैसे निकालेंगे हम? ठीक है गाइज, लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस फर्स्ट। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो बाहर वाले पॉइंट्स पर जो भी टोटल चार्ज होता है, लाइक इवन इफ द डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, तो भी इसका टोटल चार्ज अगर Q है, ठीक है, तो फॉर एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस रीजन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो KQ बाय आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है? तो ये KQ प्रोडक्ट पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और इस KQ प्रोडक्ट को हम थोड़ा इंटेलिजेंटली निकाल सकते हैं। कैसे? मैं E एट सरफेस निकाल लेता हूँ, तो E एट सरफेस KQ बाय आर स्क्वायर भी आएगा, और E एट सरफेस तो हम इस एक्सप्रेशन में स्मॉल r को कैपिटल R डाल के भी निकाल सकते हैं। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि E का जो हमने एक्सप्रेशन अभी निकाला है उसमें स्मॉल r, इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो, तो ये E एट सरफेस हो गया, ठीक है? और इसको मैं लिख दूंगा KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है? और E एट R ग्रेटर देन R को हम लिखेंगे KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। अब अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, लाइक E एट R ग्रेटर देन R डिवाइडेड बाय E एट R इक्वल टू R, तो ये रेशियो देखो कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से आंसर आ जाएगा, लाइक E दिस वैल्यू विल बी R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर इनटू दिस, तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल देंगे, तो वी विल गेट रो नॉट अपॉन epsilon naught and then capital R by 3 minus this will become R by 4, ठीक है? तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बिकम R by 12, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है गाइज? Answers will be present in the lecture PDF that I'll be providing with this session, right? Right. अब इसके अलावा जो क्वेश्चन था मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन योरसेल्फ डू, ठीक है? ये फंक्शन तुम्हारे सामने है, इसका मैक्सिमा निकालना है, हाउ हार्ड दैट कैन बी,
आई थिंक यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. सो गाइज आई होप तुमको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ समझ में आया, दोनों वर्जन समझ में आए, रेडियल सिमेट्री वाला भी समझ में आया और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर हो तो क्या करना है वो भी समझ में आया, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू यूज देम. तो मैंने और जो क्वेश्चंस दिखाए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, एरोडोव की ही प्रॉब्लम्स थी वो, ठीक है, यू शुड ट्राई दोज क्वेश्चंस ऑन योर ओन और उसके आंसर तुम्हें लेक्चर पीडीएफ में मिल जाएंगे. अभी हम इस सेशन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, which is the comparison between electrostats and gravitation. So I'm pretty sure that you guys have used this comparison, but just for the sake of completeness मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं, लाइक के Q1 Q2 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब. ठीक है, और यही चीज अगर हमें ग्रेविटेशन में लिखनी हो तो एक माइनस साइन आ जाता है. ठीक है, तो यहां से हमें पता लगता है कि जहां पे भी साइन की इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि k को हम माइनस जी के इक्वलेंट माने. ठीक है, विच मीन्स कि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है, माइनस जी के इक्वल माने. इसका मतलब हम एप्सिलॉन नॉट को -1/4 पाई जी के इक्वल माने. बाकी कंपैरिजन तुम्हें पता है कि चार्ज की जगह मास आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस ही रहेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको दिमाग में रखना जरूरत है. अब कहाँ पे माइनस साइन, जैसे तुम लोगों ने अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जब ये कंपैरिजन किया होगा तो उन्होंने के की जगह जी लिखना सीखा होगा. ठीक है, तो गाइस मैं समझाता हूँ कि कहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट होती है और कहाँ पे नहीं होती है. सपोज तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकल का यहाँ पे हम लिखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम एक पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको हम लिख देते हैं जी एम बाय आर स्क्वायर. तो अब यू आर वंडरिंग कि सर यहाँ पे मैं जी की जगह माइनस जी लिखने लग जाऊँ क्या? वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दे आर वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, तो उसके अंदर जो माइनस और प्लस होते हैं दे इंडिकेट द डायरेक्शन. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हम लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं, हम रेडियली आउटवर्ड मान के लिखते हैं, और यहाँ पे हम रेडियली इनवर्ड मान के ही लिख रहे हैं. तो व्हेन वी आर राइटिंग वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, अगर हमारे पास हम ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास कि हम क्या डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, तो जनरली व्हाट वी आर राइटिंग इट इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ओनली. तो वहां पे तुम माइनस साइन ड्रॉप भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन अगर तुम पोटेंशियल की बात करोगे, ठीक है, पोटेंशियल में क्या होता है, साइन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू. ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर यू हैव टू राइट माइनस जी एम बाय आर. यू कैन नॉट इग्नोर दिस बिकॉज पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. यहाँ पे माइनस साइन इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इटसेल्फ और द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, तो अब मैंने ये सारी बातें अभी क्यों करी, बिकॉज अगर मैं गॉस लॉ जैसी चीज ग्रेविटेशन में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा. ठीक है, तो हमें ये लिखना चाहिए डेल ऑफ जी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को हम 1/4 पाई जी लिख देंगे. एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने एप्सिलॉन नॉट को -1/4 पाई जी से रिप्लेस किया है, तो ये बन जाएगा 4 पाई जी इंटू रो विद अ माइनस साइन. ठीक है, तो ये बन जाएगा. ग्रेविटेशन में अगर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस फॉर्म में करना चाहिए, ये वाला वर्जन बनेगा. ठीक है, अब मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि मैं इंटेंड करता हूँ, आई इंटेंड टू यूज दिस, तो विल सी. ठीक है, अगेन कीप इन माइंड माइनस साइन तुम्हें केवल डायरेक्शंस बताता है इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ग्रेविटेशनल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग दैट हैज ट्रबल्ड स्टूडेंट्स. मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है. तो मैं ना मैथमेटिक्स पे तो बाद में आऊंगा, मैथमेटिक्स की सारी बात करेंगे बाद में. पहले हम ये ग्रेविटेशनल प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे. फंडामेंटली हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए, मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगी. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ. लिसन टू दैट वेरी केयरफुली एंड पार्टिसिपेट विद मी इन अ थॉट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लेट्स से आई एम अ गॉड. ठीक है, हूं नहीं मैं, तो प्लीज डोंट पोस्ट दिस वीडियो एज ब्लास्फेमियस वीडियो. मतलब कि आई डू नॉट इंटेंड टू डू एनी काइंड ऑफ ब्लास्फेमी. व्हाट आई इंटेंड टू से इज दैट let's say the laws of physics are in my control. I can switch on them, I can switch off them. ठीक है, and I can make multiple parallel universes also. ठीक है, तो assuming that I have these powers, let's go into a parallel universe so that हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारी इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़े, because what we are planning to do can have disastrous consequences.
तो हम एक पैरेलल यूनिवर्स में चले गए, जो कि हमारा एक यू कैन से एक रफ यूनिवर्स है, यू कैन से कि एक ट्रायल यूनिवर्स एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है। ठीक है, तो हम उस यूनिवर्स में चले गए। वहां पे जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक प्लैनेट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तैयारी कर ली। मैंने किस तरह की तैयारी करी, मैंने उस यूनिवर्स में सबसे पहले जी को ऑफ कर दिया। ठीक है, जो जी की वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को मैंने जीरो बना दिया। आई स्विच्ड ऑफ द जी। ठीक है, आई कैन डू दैट, आई एम अज्यूमिंग आई हैव दोस पावर्स। मैंने जी को ऑफ कर दिया, तो देयर इज नो ग्रेविटी नाउ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ मासेस थे, मेरे पास पार्टिकल्स थे। उन पार्टिकल्स को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। नोटिस करो, मतलब कैसे अरेंज कर दिया। मैंने क्या किया, उन पार्टिकल्स को यूज करके स्फेरिकल शेल्स क्रिएट कर ली हैं, concentric spherical shells of different radii separated from each other, as you can see in the figure right now. ठीक है, अरे समझे। so since there is no gravity, there is no other kind of interaction also. ठीक है, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ग्रेविटी ऑफ है। ठीक है, जो के होता है कूलम्स लॉ वाला, वो भी जीरो है। ठीक है, तो नो लॉ ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल इन दैट यूनिवर्स राइट नाउ। ठीक है, अभी के लिए नहीं है। आई विल स्विच देम ऑन इन अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, और फिर मैंने ये सारी तैयारी कर ली है अपनी। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल। लेट्स से हमने सबसे पहले न्यूटन्स लॉ को ऑन कर दिया। तो न्यूटन्स लॉ को ऑन कर दिया, इसका मतलब कि अब तुम न्यूटन्स लॉ के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ही सोच रहा हूँ कि यार न्यूटन्स लॉ हमने ऑन कर दिया है। फोर्स अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई फोर्स है ही नहीं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि वट एवर इज एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। तो ठीक है, हमको सब कुछ अभी रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो न्यूटन्स लॉ के बाद अब हम ग्रेविटी को ऑन करते हैं। ठीक है, तो मैंने जी की वैल्यू को नॉन जीरो कर दिया। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल। ठीक है, जी की वैल्यू को ऑन करने के बाद आर यू गाइज एक्सपेक्टिंग कि ये सारी की सारी शेल्स ऐसे ही रहने वाली। रिमेंबर, ये शेल्स आपस में एक दूसरे से, मतलब इस शेल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये शेल्स कैसे थी, मेरे पास डस्ट थी या मेरे पास सैंड थी, उस सैंड को मैंने स्फेरिकल शेप में अरेंज कर दिया था। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ पाउडर। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे स्फेरिकल शेप में अरेंज कर दिया था। एंड देन आई स्विच्ड ऑन द ग्रेविटी एंड आई हैव लेफ्ट देम टू देयर लिबर्टी कि भाई करो अपने आप इंटरेक्ट। आर यू एक्सपेक्टिंग देम कि वो रेस्ट पे रहेंगे? वेल आई डोंट थिंक सो। लाइक माय ओपिनियन इज दैट नो, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन एट रेस्ट। जैसे अगर मैं जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बारे में सोचूं, तो अंदर की सारी शेल्स उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगी, तो ये इसको अंदर खींचेगी। ठीक है, सेम वे ये वाली जो शेल है, ये वाली शेल इन बाकी शेल्स की वजह से अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो what I can think of is that these shells will start collapsing. ठीक है, they will start collapsing. ठीक है, and are they going to continue to collapse until they form a point? Again, I don't think so, because at some point of time these shells will start touching each other, and when they start touching each other they will start exerting forces on each other. Like हमको दिख रहा है कि ये जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं, वेकेंट स्पेसेस, ये जो है व्हाइट कलर के, ठीक है, दीज स्पेसेस विल बी गॉन। ठीक है, और ये आके एक बॉल बना देगी। वी आर अज्यूमिंग कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जो सैंड है वो कंप्रेसिबल सैंड नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो वी आर अज्यूमिंग कि ये सारा कोलैप्स करके एक छोटे सॉलिड वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा मास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ आई हैव मेड अ प्लैनेट। माय इंटेंशन वाज टू मेड अ प्लैनेट, आई मेड अ प्लैनेट। डू यू ऑल एग्री विद मी? ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में ना अब समझना स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे प्लैनेट शायद ऐसे ही बने होंगे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली किसी ने ग्रेविटी ऑन एंड ऑफ नहीं करा, बट ठीक है, पार्टिकल्स केम टुगेदर अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड दे कोलैप्स्ड इनटू बॉल्स। ठीक है, गिविंग द शेप ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, मतलब अब आगे की बात करते हैं, हम अपने वापस आते हैं अपनी प्रोसेस पे। हम किसी एक शेल पे फोकस करते हैं। मान लो किसी एक शेल के बारे में मैं सोचना चाहता हूं, तो ये जो शेल थी, ठीक है, ये जो शेल थी ये छोटी हो गई है। और छोटी होने के बाद अगर मैं सिर्फ इस शेल के बारे में सोचूं कि क्या ये शेल फिजिकली फिजिकली किसी और एंटिटी के कांटेक्ट में है? यू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि ये शेल फिजिकली किसी और के कांटेक्ट में, आई थिंक इट इज इन कांटेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक इट इज इन कांटेक्ट विद टू एंटिटीज। टू एंटिटीज का मतलब, मान लो कि मैं इस पूरे प्लैनेट को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। वन इज दिस, द सेकंड वन इज दिस शेल इटसेल्फ, एंड द थर्ड वन इज द मास व्हिच इज आउटसाइड द शेल। मतलब शेल है, दैट इज एंटिटी नंबर 2। शेल के अंदर जो मास है दैट इज एंटिटी नंबर 1, और शेल के बाहर जो मास है दैट इज एंटिटी नंबर 3। ठीक है, तो जो 2 है वो 1 और 3 के फिजिकल कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अब अगर मैं 2 को अलग कर लेता हूं ताकि मैं इसके डायग्राम के बारे में बात कर सकूं, तो एम आई एक्सपेक्टिंग कि इस 2 पर एक अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि रेडियल होगा। ठीक है, ऐसे, और बाहर से अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगा। ठीक है, आ रहा है तो समझ में? राइट।
ठीक है। ये जो है ये 1 ने लगा रखा है और ये जो है ये 3 ने लगा रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज चल रही है। तो ये जो शेल थी, ये जो शेल थी, ये वाली शेल, ये कोलैप्स होके अंदर आ रही थी, फिर ये कोलैप्स होना बंद हो गई है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी होगा ना, मतलब कि जो फोर्स इसको अंदर खींच के ला रहा था वो लगना थोड़ी ना बंद हो गया, वो तो अभी भी लगे ही जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक देखो, ये आइडिया ग्रास्प करो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है यहाँ पे ना एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेने का, इसका भी, ये जो टू एंटिटी था, ये जो शेल थी, इस शेल का भी एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। डी ए एरिया का, ये डी ए एरिया अंदर और बाहर से माना जा सकता है, मान लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, बहुत पतली शेल है, ठीक है। तो इस पर देखो क्या हो रहा है, इस पे अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बाहर से अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जो कि दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। और इनके अलावा एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है जो कि ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं dn1 नाम दे देता हूं, इसको मैं dn3 नाम दे देता हूं, ये है df फोर्स। यहाँ पे कैन यू जज कि dn1 बड़ा होगा कि dn3 बड़ा होगा, पहले तो ये जजमेंट करो कि dn1 बड़ा होगा या dn3 बड़ा होगा। आई थिंक dn1 विल बी मोर देन dn3, मतलब वो मास अंदर आ रहा था, उसको अंदर आने से रोका है dn1 में, ऊपर से dn3 भी उसको धकेल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन dn1 उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। और अगर वैसे भी मैं इक्विलिब्रियम को यूज करके इक्वेशन बनाऊं तो dn1 को हम लिखेंगे इक्वल टू df प्लस dn3, ठीक है। तो नोटिस करो कि dn1 बड़ा है, ठीक है, आ रहा है तो समझ में। तो अब इसी को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, मतलब कि यहां से हमें पता क्या लग रहा है, ये है प्रेशर जो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, ये है प्रेशर जो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा होगा, और इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब कि ये dn1 बाय da को अगर मैं p एट अ डिस्टेंस r मान लूं, ठीक है, दिस इज प्रेशर एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, और df बाय da को अभी तो यही लिख देते हैं, ठीक है, then this will become pressure at a distance of r plus dr। तो यहां से रिलेशन क्या बन रहा है, that p dr plus dr minus p at r is equals to माइनस ऑफ df बाय da। और df को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड था, ठीक है, दैट इनटू द मास, और ये मास हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू da इनटू dr, ठीक है। ये चेक कर लो, ये वॉल्यूम हो गया ना, डी, ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हो गया, इसकी हाइट है dr और इसका एरिया है da, तो वॉल्यूम हो गया da इंटू dr। तो यहां से देखो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, यहां से बन रहा है दैट dp, इसको dp लिख दूं मैं, ठीक है, dp इज इक्वल्स टू माइनस रो जी डी आर, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज या सरप्राइजिंग, ये वही फॉर्मूला है क्या जो अपन फ्लूइड्स में निकालते हैं कि चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू रो जी डी एच, ठीक है, यहाँ पे डी एच की जगह डी आर आ गया, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तो यहाँ हो ही गया, मतलब दिस इज योर की इक्वेशन और दिस इज योर फंडामेंटल इक्वेशन जो तुम्हें यूज करना है प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर, ग्रेविटेशनल प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तो आता ही था, ये कर लेते थे लोग, ये सरप्राइज नहीं है, ये हाईलाइट करना मेरा पॉइंट नहीं था, मतलब मैं जो समझाने आया था ये समझाने नहीं आया था, ये तो कर लेते हैं, ठीक है, ये टीचर्स करवा भी देते हैं, बच्चे कर भी लेते हैं, मैं ये समझाने आया था कि प्रेशर एग्जिस्ट क्यों करता है, मतलब कि मतलब समझ में आ रहा है। जैसे अर्थ भी, यही अर्थ भी तो ऐसी बना हुआ है, फॉरगेट अबाउट ह्यूमंस, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, द बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑल द पार्टिकल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड, दे आर गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेकिन हर पार्टिकल अर्थ के सेंटर पे पहुंच तो नहीं पा रहा, क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उसके नीचे जो मास है वो उसको नॉर्मल फोर्स लगा के नीचे जाने से रोक दे रहा है, ठीक है। अर्थ की कोई भी एक लेयर अगर मैं कंसिस्ट कर लूं, अर्थ क्रस्ट की एक लेयर पकड़ूं मैं, तो वो लेयर अंदर घुसना चाहती है, लेकिन उसके अंदर नीचे जो मास प्रेजेंट है वो उसको घुसने नहीं दे रहा, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगा के रोका हुआ है, उसके ऊपर वाली लेयर भी उसको नीचे की तरफ धकेल रही है, लेकिन अंदर से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, ठीक है। इससे ये भी पता लगता है कि जो प्रेशर हाईएस्ट होगा, ग्रेविटेशनल प्रेशर की हाईएस्ट वैल्यू हमें सेंटर ऑफ अर्थ पे मिलनी चाहिए, ठीक है, और सरफेस तक जाते जाते ये वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट सरफेस, जैसे इस प्लैनेट के बाहर यहाँ पे तो कोई नहीं है जो इसको ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हो। एटमॉस्फेयर अगर है तो बात अलग है, एटमॉस्फेयर को ऑब्वियसली भी हमने इग्नोर कर रखा है, तो अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। उसको अगर इग्नोर करके रखें तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर एट सरफेस जो है ये जीरो है, और सरफेस अंदर जाते जाते प्रेशर मैक्सिमम होने लगेगा।
क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज ट्राइंग टू गेट इनसाइड टुवर्ड्स द सरफेस, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम्हें शायद इस बात का भी आइडिया लगेगा कि जो एक्सट्रीमली मैसिव चीजें होती हैं वो कैसे कोलैप्स करती चली जाती हैं। जैसे तुमने इस तरह की थ्योरीज पढ़ी होगी कि जैसे ब्लैक होल्स वगैरह हैं, दे कोलैप्स। तो कोलैप्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि मास अंदर खींचते जा रहे हैं। जैसे जैसे देखो, ये चीज नोटिस करो कि सरफेस पे ग्रेविटी जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है, एक स्फेरिकल बॉडी के लिए जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है सरफेस पे। अब अगर सरफेस पास आती जा रही है तो जी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये gm/r² होती है। आर छोटा होता जा रहा है, आर छोटा हो रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, जी और बढ़ता जा रहा है तो और अट्रैक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। तो लाइक दिस द थिंग्स कोलैप्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन अगर तुम्हें आती है ये बहुत आसान है, मतलब इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं उस पर फोकस करता हूं। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि व्हाट इफ आई थिंक, अब मैं ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैट्स पे आता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में सेम कंडीशन क्रिएट करूं, मतलब मैं बात करना चाहता हूं कि चलो एक बॉल बना लो, एक प्लैनेट बना लो जो कि चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तुम लोगों ने करे होंगे, यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू दिस क्वेश्चंस कि एक क्यू चार्ज और आर रेडियस की बॉल है और अब इसके अंदर प्रेशर का डिस्कशन हो रहा है कि भाई आर डिस्टेंस पे प्रेशर निकालो वगैरह वगैरह। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड फ्यू टीचर्स फेल टू रियलाइज कि ये सिचुएशन इसके जैसी है भी और नहीं भी। ठीक है, मतलब देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन दीस टू सिचुएशन। डिफरेंस क्या मैं बताता हूं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये बॉल केवल इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन को अगर कंसिडर किया जाए तो क्या ये बॉल ऐसे रह सकती है? मतलब अगर मैंने मैंने वापस इस प्लैनेट को क्रिएट करने के लिए मैंने सेम प्रोसीजर अपनाया, मैंने मैंने क्या किया, सबसे पहले के की वैल्यू को जीरो करा, यानी कि कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को ऑफ करा। फिर मैंने मासेस को, चार्जेस को, ऐसे चार्ज्ड पाउडर को ऐसे लेयर्स बना के छोड़ दिया, स्फेरिकल लेयर्स बना के छोड़ दिया, और फिर मैंने कूलम्स लॉ को ऑन कर दिया। एम आई एक्सपेक्टिंग द बॉल टू गेट कोलैप्स्ड? आर यू एक्सपेक्टिंग द बॉल टू गेट कोलैप्स्ड? नो, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग द स्फेरिकल शेल्स टू फ्लाई अपार्ट। ये तो दूर भाग जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो अरेंजमेंट है ये केवल इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन से क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, या तो हमें ये कहना पड़ेगा कि अंदर भी कोई और फोर्सेस हैं विच आर बाइंडिंग द पार्टिकल टुगेदर, कुछ तो है जो उनको चिपका के रख रहा हुआ है जैसे। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देयर आर सम अदर फोर्सेस। ठीक है, क्या तो हम ये कहें, या फिर हम ये कहें कि हमने क्या किया, हमने इन चार्जेस को पहले पैक करा, फिर एक कवर लगा दिया। ठीक है, कवर मतलब जैसे तुम इमेजिन कर लो कि मैंने एक हॉलो पॉलिथिन बैग यूज कर लिया जस्ट फॉर, मैं वो चीजें यूज कर रहा हूं जो तुम इजीली इमेजिन कर सको। तो मैंने एक पॉलिथिन बैग बनाया था स्फेरिकल शेप के अंदर, उस पॉलिथिन बैग को मैं एज अ कवर यूज कर ले रहा हूं विच इज प्रिवेंटिंग दीज पार्टिकल्स टू फ्लाई अपार्ट। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, मतलब चलो ठीक है ये कर लिया, मैं क्यों बता रहा हूं ये, इससे क्या होगा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि इस वाले केस में प्रेशर मैक्सिमम मिलेगा सरफेस पे। अगर हम एक पॉलिथिन बैग, एक बैग यूज कर रहे हैं तो ये सारे पार्टिकल्स इस बैग को धकेल के बाहर जाना चाहेंगे। बैग अंदर की तरफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगा के उनको बाहर जाने से रोक रहा है। तो इस वाले केस में प्रेशर यहां पे मैक्सिमम होगा और सेंटर पे प्रेशर जीरो होगा। ऐसे केस में, कैसे केस में? जब हम इंटरनल कोई फोर्स, दूसरा फोर्स यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम एक फिजिकल बाउंड्री यूज कर रहे हैं जो उसको फ्लाई अपार्ट करने से रोक रही है। तो वो जो फिजिकल बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री जो है, वहां पे प्रेशर हमें मैक्सिमम मिलेगा। क्या ये फॉर्मूला अभी भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मूला अभी भी यूज कर सकते हो। एंड रिमेंबर कि कैपिटल जी की जगह पे तुम्हें के को रिप्लेस करना है, मतलब माइनस के को रिप्लेस करना है। व्हेन यू डू दैट दिस माइनस साइन विल बी लॉस्ट। मतलब तुम जी का जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे उसमें कैपिटल जी तो आएगा ही आएगा। तो कैपिटल जी को जब तुम माइनस साइन से रिप्लेस करोगे तो ये वाला माइनस डिसअपियर हो जाएगा। एंड इन दिस केस द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी dp इज इक्वल्स टू रो, ये चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जी की जगह ई आ जाएगा इनटू डी आर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में, अगेन कीपिंग इन माइंड कि ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस आर देयर एंड देयर इज अ फिजिकल बाउंड्री व्हिच इज प्रिवेंटिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि यहाँ पे प्रेशर सेंटर पे मैक्सिमम होता है, बाहर जाते जाते कम होता है, और यहाँ पे प्रेशर सेंटर पे मिनिमम होता है और बाहर जाते जाते वो बढ़ने लगता है। ठीक है, so with these ideas in mind, now let's solve the problems that I have shown you. So sphere of mass m, radius r, find the pressure inside the sphere caused by the gravitational compression. ठीक है, इवेल्युएट। तो गाइस इसमें देखो, अगर स्फेयर का मास m है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो r डिस्टेंस पे g का जो एक्सप्रेशन होता है ये हमें ऑलरेडी पता होता है, इसको हम gm/r³ भी लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ρr/ε0 यानी कि इस तरह भी लिखते हैं। अगेन ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन इनवर्ड होती है इसकी। ठीक है, तो
अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं dp इज इक्वल्स टू माइनस रो जी इंटू डी आर। ठीक है, यहाँ पे g पॉजिटिव आएगा, मतलब हमने जो डेरिवेशन करा था उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगा ये, बस हो गया। तो इसको लिख देंगे माइनस रो, जी को तुम चाहो तो रो की टर्म्स में लिख दो, तो ये बन जाएगा रो 4πg इंटू आर इंटू डी आर। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, मतलब कि ये बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस रो स्क्वायर 4πg, ये चेक करो, रो स्क्वायर 4πg और फिर आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हम जैसे आर की वैल्यू में क्या डाल रहा था, आर की वैल्यू सपोज मैं सरफेस से लेके आर डाल देता हूँ, क्योंकि इस डेल्टा पी को हटा के सरफेस पे प्रेशर जीरो होता है, आर डिस्टेंस पे पी होता है, तो ये हो जाएगा पी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस रो स्क्वायर 4πg बाय 2 एंड देन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा रो स्क्वायर 4πg इंटू टू इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये पी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देख लो, हम आर को जीरो डालेंगे, ठीक है, तो प्रेशर मैक्सिमम आ जाएगा, और आर को हम नॉन जीरो डालेंगे, कैपिटल आर की इक्वल डालेंगे तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। रो को हम मास की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो ये करने से आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हमको आंसर चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा था इवैल्यूएट पी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ अज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर, तो बस ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, स्मॉल आर को जीरो डाल देंगे, तो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है गाइज, आई थिंक यू कैन फिनिश द कैलकुलेशन ऑन योर ओन, करके देख लेना, आंसर श्योरली मैच करेगा। ठीक है, तो similarly you can address this question also. ठीक है, now guys I'm leaving the addressal of this question to you guys. I think you can do it, you must be able to do it now. अगर अभी भी नहीं हो पाया तो watch this session again and watch everything else again. ठीक है, इसका जो आंसर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, with that guys we have come to the end of this session. I'll first show you the teaser question. Okay, and then I'm going to talk about something else, like if you want to study from us, how you can do that, I'm going to tell you. Let me first show you the teaser question. If you want to if you want to send the solution of the teaser question to us, then send it at this email ID with this subject line. Okay, you can also add the topic here, okay, and the stream also, the SX stream or the essay. ठीक है, but this is mandatory, ये मिस मत करना। ठीक है, अदरवाइज इन ऑल लाइकलीहुड यू विल नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। ठीक है, भेज देना, एंड यू हैव टू वेट फॉर अबाउट 3-4 days और मे बी 5 days टू गेट द रिप्लाई। ठीक है, वी गेट बल्क मैसेजेस, सो वी आर एबल टू चेक देम एज एंड व्हेन वी गेट टाइम, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये करना जरूरी क्यों है? वेल, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस देन दिस इज अ मैंडेटरी थिंग दैट यू मस्ट डू। ठीक है, सो दिस इज योर टीजर क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड सेंड अस द सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइस, इसके अंदर वो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो मैंने आज की क्लास में कवर करे हैं। सो ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, and if you haven't heard about Vedantu's Clever program, do Google about it, and you may just come across which is very surprising for you. Okay, and if you want to study from us, then send us the solution of the teaser. Scan this document to know more about the batches that Team Clever teaches and how you can become part of those batches. Alright guys, so with that I'll end this session now. I hope you enjoyed this session. I'll be back next week with another session. Bye bye guys, take care.